आज का सेहत शुरू करने से पहले एक सवाल, ओरोफेरिंजियल कैंसर के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या आपने कभी इसका नाम सुना है? ये कैंसर गले में होता है, गले के उस हिस्से में जो मुंह से जुड़ा होता है। इस हिस्से को ओरोफेरिंक्स कहते हैं। इसमें जीभ का पिछला भाग, तालू, टॉन्सिल्स और गले का पिछला हिस्सा आते हैं। ओरोफेरिंजियल कैंसर का रिस्क पुरुषों को ज्यादा होता है। एक खास बात, ओरल सेक्स से इस कैंसर का चांस बढ़ जाता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी स्टडी के मुताबिक जिन लोगों के 6 या उससे ज्यादा ओरल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, उन्हें ओरोफेरिंजियल कैंसर का खतरा भी 8.5 गुना अधिक रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक साल 2022 में भारत में ओरोफेरिंजियल कैंसर के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। वहीं इससे 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ओरल सेक्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर के बीच क्या कनेक्शन है, ये आज सेहत के इस एपिसोड में समझेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि क्या ओरल सेक्स से कैंसर हो सकता है, अगर हाँ तो ओरल सेक्स से किस तरह के कैंसर का रिस्क है, इसके पीछे क्या कारण है और ऐसे कैंसर को रोकने के लिए क्या करें, तो सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम जो है उसका एक नॉर्मल वायरस होता है। ये वायरस यूजुअली हानिकारक नहीं होता जब तक कि इनमें जो स्पेसिफिक टाइप होते हैं, जैसे कि HPV वायरस 16 नंबर और 8 नंबर, 200 वैरायटी होती है इसमें लेकिन जो 16 और 18 नंबर का HPV वायरस होता है वो सबसे डेंजरस माना जाता है। जब एक महिला और एक पुरुष में मल्टीपल पार्टनर्स का संबंध बनता है, उस संबंध में जो होता है, जैसे कि ओरल सेक्स बोलते हैं जिसको, और मल्टीपल पार्टनर्स में के बीच में जब एक पार्टनर का मल्टीपल पार्टनर्स या दूसरे पार्टनर का मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होता है, तो उन पेशेंट्स में ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है एक पार्टनर्स के ऑर्गन्स से दूसरे पार्टनर के ऑर्गन में। डीप किसिंग से भी होता है, ओरल सेक्स से भी होता है, और ये हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं है। जब भी एक नॉर्मल आदमी का इम्यूनिटी कम होता है ऐसे रिलेशनशिप में, और ये वायरसेस जब उसके नॉर्मल सेल्स में जाके अंदर उन सेल्स का DNA चेंज करते हैं, तो ये कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कैंसर बेसिकली इनको ओरोफेरिंजियल कैंसर्स बोलते हैं, और ये ओरोफेरिंजियल कैंसर जो है ये तालू में, जुबान के नीचे वाले भाग में, गले के पीछे के हिस्से में, ये 3-4 जगह में, जिसको हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, वहां इनका जो है बनना चालू होता है। ये जो वायरस है जब ये बॉडी में एंटर करता है एक नॉर्मल आदमी के सेल्स में, ये जो सेल्स के अंदर का DNA है वो चेंज कर देता है, और ये DNA चेंज करके उनको कैंसर बनाने वाले सेल्स में बना देता है। एक बार उनका DNA नॉर्मल सेल्स का चेंज हो जाए तो ये सेल्स अपनी जो ग्रोथ है और डिवीजन है, मतलब जितने ये हिस्सों में बढ़ते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो ह्यूमन बॉडी में एक नॉर्मल P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये जो कैंसर बनाने वाला ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 है, ये उसको सप्रेस कर देता है। कैसे करता है? इसमें जो है ये वायरस है ये E6 और E7 करके पार्टिकल्स रिलीज करता है, और ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसको एक बिल्कुल ही कम लेवल पे ले आते हैं कि वो आदमी को कैंसर बनने से रोक नहीं पाता। यूजुअली ये ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे सबकी बॉडी में होता है, तो बॉडी में जो भी इंसल्ट्स होती हैं, जैसे कि हम कुछ खाना खा रहे हैं जो कैंसर वाला खाना हो सकता है, तला हुआ, या हम कुछ ज्यादा पोल्यूशन में है, तो यूजुअली हमारा P53 जीन हमें इस अपने आप कैंसर डिफरेंट रीजंस की वजह से बनने से रोकता है। लेकिन जब HPV 16 और 18 बॉडी के अंदर एंटर होता है माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो वायरॉन्स रिलीज करता है E6 E7, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 है उसको अपना काम नहीं करने देते, और अगर उसको अपना काम नहीं करने देते तो वो अपना काम कर भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर बनना शुरू हो जाता है।
ये कैंसर इमीडिएटली नहीं बनते, इसको बनने में कभी कभी साल से 1.5 साल लगता है इन्फेक्शन होने के बाद, और उस टाइम तक इनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। अभी क्या सिम्टम्स आते हैं इन कैंसर्स में, जैसे कि निगलने में, खाना निगलने में तकलीफ होगा मरीज को, थ्रोट में पेन होता है तो पेशेंट नॉर्मल दवाई खा के ये सोचता है ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता। प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और सेकेंडली इसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल ह्यूमन पैपिलोमा की वायरस की वैक्सीन आ चुकी है। सो बच्चों में 12 से 11 साल तक ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए, और अगर वो 11 से 12 साल का टाइम मिस हो गया है बच्चों से, तो 18 से 25 साल के बीच में ये वैक्सीन वो ले सकते हैं अगर वो ऑलरेडी एक्सपोज ना हो। तो इवन 25 के आगे 30-32 साल तक भी ये वैक्सीन काफी इफेक्टिव रहती है। ये वैक्सीन हर जगह अवेलेबल है और ये हर इंसान को ले लेनी चाहिए। मेरा एक ही एडवाइस है कि आपको घर पे लोकल दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स है जैसे कि निगलने में तकलीफ, छाला मुंह में आ गया जो ठीक नहीं हो रहा है, तालू में आ गया है। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर। ओरल सेक्स से होने वाले कैंसर से बचना है तो कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। अगर HPV की वैक्सीन नहीं लगी है तो उसे तुरंत लगवाइए। अगर इस कैंसर से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस होता है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। महिलाओं में पाए जाने वाले ओवेरियन कैंसर को अक्सर लोग पेट की दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर से जानते हैं ओवेरियन कैंसर के वो लक्षण जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही आम कैंसर है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में ओवेरियन कैंसर के लगभग 3.25 लाख नए मामले सामने आए थे। इनमें से 47,000 से ज्यादा मामले भारत में मिले थे। वहीं करीब 33,000 भारतीयों की मौत इस कैंसर से हुई थी। ओवेरियन कैंसर तब होता है जब ओवरी के सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ने लगते हैं और अनियंत्रित रूप से बटकर ट्यूमर बना देते हैं। इस कैंसर को साइलेंट किलर माना जाता है। दरअसल इसके शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं और अक्सर हाजमे से जुड़ी समस्याओं जैसे होते हैं। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवेरियन कैंसर के लक्षणों को पेट की तकलीफ समझ लेते हैं। हमने डॉक्टर प्रीति रस्तोगी से पूछा कि हाजमे से जुड़े कौन से लक्षण ओवेरियन कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि ओवेरियन कैंसर का सबसे आम लक्षण है ब्लोटिंग, यानी पेट फूलना। आमतौर पर पेट तब फूलता है जब आप ज्यादा खा लेते हैं या जब पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपके पेट में कई हफ्तों से ब्लोटिंग हो रही है और इसकी कोई खास वजह नहीं है तो ये ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण पेट या फिर पेल्विक एरिया में दर्द होना है। कुछ लोगों को बिल्कुल वैसे ही क्रैम्प, वैसी ही ऐंठन महसूस हो सकती है जैसे पीरियड्स के टाइम पर होती है। ये ऐंठन पूरे पेल्विस में या फिर सिर्फ एक तरफ महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आपके पीरियड्स की डेट अभी नहीं आई है लेकिन पेट या फिर पेल्विक एरिया में दर्द बना हुआ है तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तीसरा लक्षण है स्टूल से जुड़ा हुआ। अगर आपकी नॉर्मल डाइट है लेकिन फिर भी आपको बार बार कब्ज या डायरिया हो रहा है तो हो सकता है ये ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो। दरअसल इस कैंसर में होने वाली गांठ आंतों पर दबाव डाल सकती है जिससे स्टूल पास करने में परेशानी आ सकती है। चौथा लक्षण है भूख कम लगना। अगर थोड़ा सा खाकर भी पेट जल्दी भर जाता है या भूख कम लगती है तो ये ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है। पांचवा लक्षण है यूरिन से जुड़ा हुआ। अगर आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, यूरिन लीक हो जाता है, अचानक बहुत तेज यूरिन लगता है या फिर ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में दर्द या उस पर दबाव महसूस होता है तो सतर्क हो जाएं। देखिए, ओवरीज पेशाब की थैली के पास होती हैं। ओवरी में जरा सा भी बदलाव ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट पर असर डालता है। अगर ओवरी में ट्यूमर बन रहा है तो ब्लैडर पर दबाव डल सकता है जिससे ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अगर ये लक्षण 2-3 हफ्तों से बने हुए हैं और उनके होने की कोई स्पष्ट वजह नहीं है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर ओवेरियन कैंसर है तो समय पर इसका इलाज शुरू होना बहुत ज़रूरी है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। बाल और नाखून कमज़ोर होकर टूट रहे हैं, खाने में ये चीज़ें लीजिए, दिक्कत दूर हो जाएगी। ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे, मुंह से बस यही निकलता है जब कंघी करते हुए बालों का गुच्छा हाथों में आ जाता है। अगर आप भी अपने पतले झड़ते बालों और कमजोर नाखूनों से परेशान हैं तो स्ट्रेस लेना बंद कीजिए और अपने खाने में बायोटिन लेना शुरू कीजिए। बायोटिन एक विटामिन है, इसे विटामिन B7 कहते हैं।
बायोटिन को शरीर खुद से नहीं बना पाता, बल्कि इसे खाने के जरिए लेना पड़ता है। बायोटिन बालों में केराटिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब ये केराटिन है क्या? तो केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे हमारे बाल और नाखून बने होते हैं। बायोटिन केराटिन को एक्टिव करता है, उसे मजबूत बनाता है, जिससे बालों और नाखूनों को मजबूती मिलती है, उनकी ग्रोथ ठीक होती है। खाने की किन चीज़ों में मिलता है बायोटिन, ये हमने पूछा डॉक्टर प्रीति से। डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या नाखून टूट रहे हैं तो बायोटिन से भरपूर चीज़ें खाना फायदेमंद है। बायोटिन के लिए आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं, यानी अंडे का पीला वाला हिस्सा। अंडे में प्रोटीन और बायोटिन होता है जो बालों को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी है। जब भी अंडा खाएं तो उसे अच्छे से पकाकर खाएं ताकि बायोटिन शरीर में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो सके। अगर अंडा नहीं खाना चाहते हैं तो नट्स और बीज खा सकते हैं। बादाम, अखरोट, मूंगफली और सूरजमुखी के बीजों में बायोटिन और हेल्दी फैट पाया जाता है। इनसे बालों को मजबूती मिलती है और बाल कम टूटते हैं। नाखून भी मजबूत बनते हैं। आप हर दिन एक मुट्ठी नट्स खा सकते हैं। आप चाहें तो शकरकंद भी खा सकते हैं। इसमें बायोटिन के साथ साथ बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए शरीर के सेल्स के विकास के लिए ज़रूरी है। इसमें बालों के सेल्स भी शामिल हैं। यही नहीं, विटामिन ए से बालों में नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन भी होता है जिससे बालों की जड़ों को नमी मिलती है। बाल मजबूत और चमकदार दिखते हैं। नाखूनों की भी सेहत सुधरती है। आप केला भी खा सकते हैं। केले में बायोटिन, विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है जिससे बाल चमकदार और मजबूत बनते हैं। इसमें मौजूद बायोटिन से नाखूनों की ग्रोथ अच्छी होती है, वो आसानी से टूटते नहीं हैं। आप चाहें तो गाजर खा सकते हैं। इसमें बायोटिन और बीटा कैरोटीन दोनों ही होते हैं जो बालों के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नाखूनों को भी टूटने से बचाते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।